ओके, चलिए शुरू करें। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब? अच्छा, बुरा, नॉट एप्लीकेबल। क्या? हाँ हाँ, ओके। देखा कल का मैच सबने? आरसीबी। चलिए शुरू करें। बिजनेस लॉज एक बार ऑनलाइन गाइस क्विकली कंफर्म कर देंगे। आवाज, स्क्रीन, एवरीथिंग इज फाइन चैट बॉक्स में। Can you quickly confirm in the chat box if everything is fine? ठीक। बिजनेस लॉज, इसमें क्या पढ़ रहे थे अपन? इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में बेसिक इंट्रोडक्शन अपन ने कंप्लीट किया था। इंट्रोडक्शन में लॉ ये शब्द कहां से आया, क्यों जरूरी है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए, यह अपन ने देखा था। व्हाट इज लॉ, ये भी देखा था। सोर्सेस ऑफ लॉ, व्हाट इज लॉ क्या था? लॉ इज सेट ऑफ ऑब्लिगेशंस एंड ड्यूटीज इंपोज्ड बाय गवर्नमेंट फॉर सिक्योरिंग वेलफेयर एंड प्रोवाइडिंग जस्टिस टू सोसाइटी। इंडिया का लीगल फ्रेमवर्क जो है वो क्या रिफ्लेक्ट करता है? सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ अवर वास्ट एंड डाइवर्सिफाइड कंट्री। सोर्सेस ऑफ लॉ कितने थे, याद है क्या? 4। कौन से? कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज द बेसिक वन। पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो भी लॉज बनाती है वो। जुडिशियल डिसीजंस एंड प्रेसिडेंट्स एंड कस्टम्स एंड यूजेजेस, अगर कोई है तो वो। इंडिया की डेमोक्रेसी कैसी है, क्या है, वो भी अपन ने देखा था। नाउ थोड़ी सी और ज्ञान की बातें अबाउट इंडिया एंड इट्स सिस्टम। देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, ये एक एक्ट जो है वो पास किया गया था 1935 में। 1935 अपना इंडिपेंडेंस कब हुआ? 1947 में। उस टाइम पर इट वाज पास्ड बाय द पार्लियामेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम, इज द प्रीकर्सर फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसी को बदल करके जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान लाया गया। इट डिफाइंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम यूनिटरी टू फेडरल। देखो, गवर्नमेंट के जो टाइप्स होते हैं ना, वो 2 होते हैं मेनली। एक होते हैं यूनिटरी, दूसरा होता है फेडरल। यूनिटरी एंड फेडरल। यूनिटरी मतलब कौन सी गवर्नमेंट होती है? जहां पर सिर्फ एक ही बॉडी होती है या फिर एक ही सेंट्रल एजेंसी होती है, उन्हीं के हाथ में सारे पूरे देश के सारे डिसीजंस रहते हैं। दैट इज यूनिटरी सिस्टम। फेडरल सिस्टम क्या है? फेडरल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जहां पर द पावर्स आर डिवाइडेड, जैसे कि इंडिया में है। किस किस के बीच में पावर्स डिवाइडेड है? सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट में सेंटर में एक है, बट साथ में हर एक स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट भी है। ऐसा जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना पावर का, इट इज कॉल्ड अ फेडरल सिस्टम। यूनिटरी सिस्टम कहां पे है? कोई एग्जांपल ध्यान में आता है क्या? कोई ऐसी कंट्री सुनी हो? नॉर्थ कोरिया परफेक्ट एग्जांपल। चाइना, राइट। नॉर्थ कोरिया में वो भाई साहब है कौन? किम जोंग उन, राइट। उन्हीं के हाथ में सब कुछ है। दैट इज यूनिटरी। तो इंडिया का जो सिस्टम है ना, वो कौन सा है? फेडरल। दैट इज पावर्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट टू अवॉइड एनी डिस्प्यूट्स। 1937 में एक फेडरल कोड भी बनाया गया था जिसका ज्यूरिसडिक्शन था अपेलेट, ओरिजिनल एंड एडवाइजरी। ये अपेलेट, ओरिजिनल एंड एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है देखेंगे अपन आगे। पावर्स ऑफ jurisdiction extended to civil and criminal cases, whereas advisory jurisdiction was extended
with the powers of federal court to advise governor general in the matters of public opinion. Again, not very much important. वो टाइम पे कैसा क्या था, अलग अलग पावर्स, जो एक गवर्नर जनरल, ये भी एक पोजीशन थी, उनको अपॉइंट करके उनको पावर्स दी गई. फेडरल कोर्ट ऑपरेटेड फॉर 12 years and heard roughly 151 cases, and ultimately फेडरल कोर्ट को बदल करके क्या आया, हमारा सुप्रीम कोर्ट. पहले जो है फेडरल कोर्ट था, it was supplanted by India's current apex court, that is Supreme Court of India. Right? Now, अपन ने sources of law में पढ़े, उसमें सबसे पहला सोर्स क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन. It is the Constitution of India 1950 is our foremost law. अपने लॉ डेमोक्रेसी बेसिस पर बनाए जाते हैं. जैसे डेमोक्रेसी क्या है, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, राइट. लोगों में से ही, लोगों के लिए, अपने लिए ही वो लोग वहां पर बैठ करके कानून बनाते हैं, राइट. इट ऑल्सो लेज डाउन फंडामेंटल ड्यूटीज एज वेल एज पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ गवर्नमेंट, बोथ सेंटर एंड स्टेट. देखो, अपन ने बोला इंडिया में सिस्टम कौन सा है, फेडरल. पावर्स किसके किसके पास में है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में एक तो है, प्लस स्टेट गवर्नमेंट्स के पास में है. अब कौन से मैटर पे कानून कौन बनाएगा, ये कैसे डिसाइड करें. अगर हर एक चीज पर सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी ये, स्टेट गवर्नमेंट बोलेगी नहीं हमारा ये कानून, किसका फॉलो करें. ऐसे तो झगड़ा हो जाएगा दोनों गवर्नमेंट के बीच में, वैसे ही कम नहीं होता, राइट. इसके लिए क्या किया गया है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में 3 लिस्ट्स दी गई है. वन लिस्ट इज यूनियन लिस्ट, वन लिस्ट इज स्टेट लिस्ट, एंड द थर्ड वन इज जॉइंट लिस्ट, या इसको अपन बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट. यूनियन लिस्ट, इसमें कौन से सारी चीजें दी हुई है, वो सारे मैटर्स, वो सारी चीजें जिस पर नियम, कायदे, कानून बनाने का अधिकार, हक सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में है. सेंट्रल गवर्नमेंट ही इस पर सिर्फ सारे नियम, कायदे, कानून बना सकती है, इसके अलावा और कोई भी नहीं बना सकता. स्टेट गवर्नमेंट का उससे कुछ लेना देना नहीं है. एग्जाम्पल, ऐसे लिस्ट में बहुत सारे आइटम्स है, बट इसका एक एग्जाम्पल अगर अपन देखें तो इनकम टैक्स. इनकम टैक्स से रिलेटेड जो भी कानून है, जो भी नियम है, जो भी लॉज है, वो सब के सब किसके पास में पावर है बनाने के, सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में. फिर स्टेट लिस्ट में कौन से मैटर्स दिए रहेंगे, जिसके बारे में सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट रूल्स, रेगुलेशंस एंड लॉज बना सकती है. जैसे लोकल पुलिस, जैसे एग्रीकल्चर, ये सब ऐसे मैटर्स होते हैं जिन पर सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट रूल्स बना सकती है. और एक तीसरी लिस्ट जॉइंट एंड कॉन्करेंट, इसमें क्या दिया रहता होगा, एज द नेम सजेस्ट, बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट इन दोनों पर नियम, कायदे, कानून बना सकती है. दैट इज गिवन इन जॉइंट और कॉन्करेंट लिस्ट. इसका एक एग्जाम्पल अगर अपन देखें तो स्टैंप ड्यूटी सुना होगा आपने, अलग अलग चीजों पर जो स्टैंप ड्यूटी लगती है, वो उसके रिलेटेड नियम, कायदे, कानून जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट दोनों भी बना सकती है. जीएसटी, जीएसटी पर एक सेंट्रल जीएसटी तो है ही, प्लस स्टेट वाइज भी जीएसटी के थोड़े बहुत रूल्स रहते हैं. यही अपने को यहां पर दिया हुआ है. The people who wrote constitution decided to divide the law making power between central and various state governments. इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट है. सेंट्रल लिस्ट, ये यूनियन लिस्ट जो है इसको सेंट्रल लिस्ट भी बोलते हैं. दूसरा स्टेट लिस्ट और तीसरा जॉइंट लिस्ट. Depending on the list, the matters would become the subject matter of central law और state law. जैसे इनकम टैक्स अपन ने बोला, ये क्या है, सेंट्रल सब्जेक्ट है. सो थ्रू आउट इंडिया, पूरे इंडिया के लिए सिर्फ और सिर्फ
एक ही इनकम टैक्स रहेगा जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही बनाएगी एंड इंप्लीमेंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। सेंट्रल गवर्नमेंट के भी फर्दर डिवीजन होते हैं, फर्दर मिनिस्ट्रीज होती है जिसके बारे में अपन आगे देखेंगे, उसके थ्रू वो काम करते हैं। लेवी ऑफ स्टैम्प ड्यूटी इज एग्जांपल, जहां पर बोथ सेंट्रल एज वेल एज स्टेट कैन पास एनी लॉज। बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव लॉज गवर्निंग लेवी ऑफ स्टैम्प ड्यूटी। ठीक, यहां तक कोई डाउट, कोई दिक्कत? परफेक्ट। नाउ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ, अगेन इंपॉर्टेंट थिंग, इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है। देखो, कोई भी लॉ या कोई भी एक्ट जिसको अपन बोले बनता है, तो उसकी प्रोसेस क्या होती है? कोई ना कोई रहता होगा ना जो उसको बनाता होगा। डायरेक्टली एकदम से तो आ नहीं जाता कोई भी लॉ, कुछ एक प्रोसेस फॉलो होती होगी जिससे एक प्रॉपर एक्ट बन करके हमारे पास में आता है। उस प्रोसेस को अपने को यहां पर दिया हुआ है। कोई भी लॉ, कोई भी चीज बनने के पहले डायरेक्टली ऐसा बस ये लॉ और ऐसा ऐसा फाइनल फॉर्मेट ऐसा नहीं बनता। सबसे पहले एक ड्राफ्ट बनता है जिसको बोलते हैं बिल। ये बिल आज पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया गया, मे बी न्यूज में आपने सुना होगा, ये बिल इंट्रोड्यूस किया गया, इस पर डिस्कशन डिबेट चल रहा है, वही है बिल। बिल प्रेजेंट कहां होता है? लोकसभा में। लोकसभा में वहां पर डिस्कशन होता है, उस पर डिबेट होता है। पार्टी जो मतलब जो भी ला रही है उसके साथ में ऑपोजिशन वाले सब लोग मिलकर के सब पूरा डिस्कस डिबेट वहां पर करते हैं एंड आखिरी में वहां पर उस पर वोटिंग होती है। अगर मेजॉरिटी ने उसको पास कर दिया तो इट इज कंसिडर्ड पास्ड बाय द लोकसभा। उसके बाद में वो कहां जाता है? राज्यसभा। राज्यसभा में भी सेम प्रोसेस होता है, वहां पर भी डिस्कशन होता है, डिबेट होता है एंड अल्टीमेटली वहां पर वोटिंग होने के बाद में अगर वहां पर पास हो जाता है तो इट इज कंसिडर्ड दैट बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट हैव पास द बिल। क्या बस यहां पर दोनों हाउसेस ने पास कर दिया तो क्या लॉ फाइनल हो गया क्या? नहीं। इसके बाद में एक और स्टेप होता है, असेंट ऑफ प्रेसिडेंट। हमारे राष्ट्रपति जो है उनके पास में ये जाता है बिल कि भाई देखो, जो हमारे दोनों हाउसेस थे पार्लियामेंट के उन्होंने पास कर दिया है, अब आप फाइनल बता दो कि इसको मतलब एज अ एक्ट बनाया जा सकता है या नहीं। नॉर्मली असेंट दे देते हैं प्रेसिडेंट के असेंट देते ही लॉ जो है वो फाइनल हो जाता है, बट इफेक्टिव नहीं होता। इफेक्टिव कब से होगा? वो एक लास्ट स्टेप आती है, नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट। ऑफिशियल गैजेट, ये नाम सुना है क्या? एक ऑफिशियल गैजेट बेसिकली क्या है? एक गवर्नमेंट की काइंड ऑफ, आप ऐसा समझो लेमन टर्म्स में, रिपोजिटरी है जहां पर गवर्नमेंट के सारी ऑफिशियल चीजें पब्लिश की जाती है। ओके, दैट इज ऑफिशियल गैजेट। जैसे ही ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई हो गया वैसे ही लॉ जो है इफेक्टिव हो जाता है। ओके, अब लॉ में हो सकता है डेट वो एक्ट में मेंशन्ड हो, जैसे कि हो सकता है एक्ट में मेंशन्ड हो कि लॉ और दिस एक्ट शुड कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ सितंबर 2025। इस केस में वो नोटिफाई भले ही अभी हो गया बट वो एप्लीकेबल कब से होगा? फर्स्ट डे ऑफ सितंबर, जो डेट दी हुई है उसी डेट से। अगर कुछ भी डेट दी हुई नहीं है ऐसी तो फिर कब से एप्लीकेबल होगा? जब से वो नोटिफाई हो गया उसी टाइम से। आर वी क्लियर? यस और नो? यही है द प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ। When the law is proposed in the parliament, it is called the bill. After discussion and debate, law is passed in Lok Sabha. Thereafter, has to be passed in Rajya Sabha. उसके बाद में it then has to obtain the assent of the President of India. Finally,
law will be notified by the government in publication called the Official Gazette of India. The law will become applicable from the date mentioned in the notification as the effective date. Once it is notified and effective, it is called an act of parliament. एक बार वो बन जाए, पूरी प्रोसेस हो जाए, उसके बाद में उसको बोलते हैं एक्ट ऑफ पार्लियामेंट. ठीक, परफेक्ट. एक काम करते हैं, बुक्स है सबके पास, निकालिए बुक एंड पेन निकालिए. ठीक, अपन ने शुरुआत में क्या पढ़ा था, व्हाट इज लॉ. एक बार और, लॉ क्या है? लॉ इज अ सेट ऑफ ऑब्लिगेशंस एंड ड्यूटीज इंपोज्ड बाय गवर्नमेंट फॉर सिक्योरिंग वेलफेयर एंड प्रोवाइडिंग जस्टिस टू सोसाइटीज. इंडिया का लीगल फ्रेमवर्क क्या रिफ्लेक्ट करता है? सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ अवर वास्ट एंड डाइवर्सिफाइड कंट्री. उसके बाद में सोर्सेस ऑफ लॉ देखे अपन ने, ये देखा, प्रोसेस देखा, प्रोसेस में बिल, बिल के बाद में लोकसभा, लोकसभा के बाद में राज्यसभा, राज्यसभा के बाद में असेंट ऑफ प्रेसिडेंट एंड उसके बाद में ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन. वंस नोटिफाइड इट इज कॉल्ड एक्ट ऑफ पार्लियामेंट. ठीक है, अभी एक बार बुक्स बंद कर दो, मतलब जो आपकी ये वाली बुक्स है, मॉड्यूल अगर आपके सामने खुली है तो. योर क्वेश्चन इज, what is law and what is the process of making law. Write it down. अराउंड 7 मिनट्स का आपके पास में टाइम है. स्टार्टिंग नाउ. ऑब्वियसली बिना देखे, हाँ.
डन क्या? ओके, चलिए स्टॉप। व्हाट इज लॉ, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ? लिखा क्या सबने पूरा? कैन आई हैव अ रफ लुक? जस्ट अ रफ। एक बार वापस से आंसर देखते हैं अपन। क्या है लॉ? लॉ इज व्हाट? सेट ऑफ ऑब्लिगेशंस एंड ड्यूटीज imposed by the government for securing welfare and providing justice to the society. India's legal framework reflects social, political, economic and cultural aspects of our vast and diversified country. दूसरा जो क्वेश्चन था उसका, what is the process? When the law is proposed in parliament, it is called bill. After discussion, debate, passed in Lok Sabha. After that, passed in Rajya Sabha. It then has to obtain assent of the president. Finally, law will be notified by the government in the publication called Official Gazette. The law will become applicable from the date mentioned in the notification as the effective date. Once notified and effective, it is called Act of Parliament. अपने आंसर से खुद ही कंपेयर करके ये बताओ, अगर ये क्वेश्चन 5 से 6 मार्क्स के लिए है, कितने मार्क्स दोगे अपने आप? ऑनेस्टली खुद ही बताओ, अपने आंसर से आपकी जो लैंग्वेज आ रही है, आपने जो पॉइंट्स कवर किए हैं, कितने? 3, 3.5 में भी मैक्सिमम, जो मुझे लगा फर्स्ट इंच में। क्यों? समझ में तो अपने को बहुत अच्छे से आ गया था, क्योंकि अपन ने राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की है। द होल पॉइंट ऑफ दिस एक्सरसाइज इज जस्ट टू मेक यू रियलाइज कि अपने को आगे क्या क्या करना है। लॉ समझ में आ जाएगा। लॉ कोई अपने को फाउंडेशन लेवल पर ऐसा नहीं है कि रॉकेट साइंस है। बेसिक कॉमन लॉजिक्स जो है, लॉ किसके लिए बनाया जाता है यार? अपने लिए। तो बेसिक कॉमन लॉजिक्स ही है, अपने को समझ में आ जाएगा। बट दिक्कत ये बात की है कि अपने को पेपर में उसको प्रॉपरली लैंग्वेज में लिखना है, और जब तक अपन इसको बार 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 पढ़ करके राइटिंग प्रैक्टिस इस तरीके से नहीं करेंगे, तब तक अपनी वो लैंग्वेज, वो लेवल की लैंग्वेज जो पेपर में एक्सपेक्टेड है, वो नहीं आएगी। पहले बार में किसी की नहीं आएगी। स्टिल आई वुड से डिसेंटली आपने कंपेरेटिवली आंसर्स लिखे हैं, बट जो लेवल के हमको चाहिए वो लेवल तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आपको जो क्वेश्चन बैंक मिली है, अभी जैसा अपन ने एक्सरसाइज प्रैक्टिस की है, वैसी प्रैक्टिस आपको पूरी क्वेश्चन बैंक की भी करनी होगी। सर उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन वैसे के वैसे मिलेंगे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं।
जो डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, एक अपन ने बात की थी केस लॉ की, एक है थियरी क्वेश्चंस। थियरी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे डायरेक्ट, बट जो केस लॉ वाले हैं उसको लिखना कैसे होता है, प्रोविजंस कैसे एक्सप्लेन करते हैं, वो सब समझने के लिए राइटिंग प्रैक्टिस जरूरी है। सर इसमें तो बहुत टाइम लगेगा, और काम क्या है आपको 6-7 महीने, कुछ इंपॉर्टेंट काम है? नहीं, यही चीज है अपनी हार्डवर्क। डेली बेसिस पर अपने को यहां पर क्लास होने के बाद में शुरुआत अपन जब करेंगे, एटलीस्ट 2-3 साढ़े 3 घंटे अपने घर पे होने चाहिए। धीरे धीरे ये टाइम बढ़ करके 4-5 घंटे तक भी जाना चाहिए। अगेन आई एम नॉट शुगर कोटिंग। सब जगह में भी आप सुनते होंगे नहीं नहीं पढ़ाई करने की जरूरत नहीं, क्लास में ही सब कुछ हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है, आपको खुद से भी करना पड़ेगा अगर पास होना है तो। मल्टीपल अटेम्प्ट्स लगाना है, आराम से हो जाएंगे जब हो जाएगा ऐसा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, यू कैन गो बाय योर स्पीड। पर अपने को अगर सही में दूसरों से कुछ तो भी बेटर करना है तो दूसरों से थोड़ी ज्यादा मेहनत भी करनी पड़ेगी ना, राइट? अपन क्लास में तो करेंगे ही डेफिनेटली, प्लस घर पे भी आपको इसको शुरू करना है। और आगे कैसे कैसे अपने को पढ़ाई करना है, क्या क्या करना है, सब चीजें अपन डिस्कस करेंगे जैसे जैसे वी विल एडवांस टू अवर नेक्स्ट व्हाट वी कैन से लेवल्स, वी कैन से। ठीक, मैं ऐसा मतलब डरा नहीं रहा, इट्स बेसिकली अ पार्ट ऑफ अवर लाइफ। ऐसा मतलब अपने को एक लाइफस्टाइल ही डेवलप करनी पड़ेगी थोड़ी सी इसमें जाने के लिए। ऐसा अपना एक पढ़ाई करने का जो मोड रहता है उसमें, और एक बार थोड़ा सा उसमें अपन फ्लो में आ गए ना, फिर खुद को ही मजा आने लगता, ऐसा ऐसा करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। अगेन उसके अगेंस्ट जो आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है, यू विल लिटरली लव इट। मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको, मैं ये नहीं कहता कि मेहनत के रास्तों पर घुमाव नहीं होगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको। मैं ये नहीं कहता कि मेहनत के रास्तों पर घुमाव नहीं होगा। एक बार दिल लगाकर बन जाओ यहां पर शेर, फिर राजा कहलाने के लिए इस जंगल में कभी चुनाव नहीं होगा, राइट? शेर मतलब शेर ही राजा रहता ना, कभी जंगल में चुनाव होता क्या? नहीं होता। ठीक है, आते हैं वापस अपने जंगल में। टाइप्स ऑफ लॉज। ऑनलाइन गाइज समझ में आ रहा ना क्या बात कर रहे? नहीं तो बोलेंगे सर क्या बात कर रहे हैं, शेर जंगल। आप सबको आवाज स्क्रीन सब ठीक है? एक बार वापस कंफर्म करेंगे क्या? ओके, ठीक है। ऐसा जो है सोर्सेस ऑफ लॉ एंड एवरीथिंग इज देयर। नाउ नेक्स्ट थिंग इज टाइप्स ऑफ लॉज इन इंडियन लीगल सिस्टम। हमारे इंडिया के लीगल सिस्टम में लॉ इसको है ना 4 कैटेगरीज में या 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, कॉमन लॉ एंड प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। क्रिमिनल लॉ as the name suggests deals with crimes. Civil law, these are not related to crime, but दो persons के बीच में कुछ अगर झगड़ा होता है, कुछ dispute होता है, तो वहां पर कैसे क्या resolution होगा, civil law deals with those things. Common law क्या है? जो अपन ने precedents and judicial decisions समझा ना, वो ही common law उसका दूसरा नाम है। और principles of natural justice, ये कुछ बेसिक रूल्स हैं नेचुरल जस्टिस के, न्याय के, जो कि सबको एप्लीकेबल होते हैं। अब ये रूल्स क्या है, क्यों है, कैसे है, सब कुछ अपन कवर करेंगे कल। ठीक, रुकते हैं यहां पर। थैंक यू सो मच।